जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पेट्रियोटिक आईएएस के एक खास मुलाकात में। हमारे साथ हैं बिहार पीसीएस के टॉपर सुधीर कुमार। इन्होंने नहीं बिहार पीसीएस में फर्स्ट रैंक लाया है, बट बिहार पीसीएस के मेंस में आज तक का सबसे ज्यादा मार्क्स लाके इतिहास भी बनाया है। इनकी एक्सपीरियंस केवल बिहार पीसीएस में ही नहीं रही है, इन्होंने यूपी पीसीएस यूपीएससी की भी प्रिपरेशन किया है और इस साल यूपीएससी में इन्होंने सिलेक्शन भी लिया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि जब एक स्टूडेंट यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस या यूपीएससी का प्रिपरेशन करता है तो उसको क्या स्ट्रेटेजी रखना है, क्या इसको अप्रोच रखना है, क्या मटेरियल पढ़ना है, क्या सोर्स को फॉलो करना है, किस तरीके से यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने, ये सब पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सुधीर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कैसे हो पाए ये पॉसिबल, क्या है आपके सफलता का मंत्र? सर, मुझे लगता है कि तीन चीज़ें जो रही है बेसिकली वो मेरे सफलता का मंत्र रही है। सबसे पहला तो हार्ड वर्क और हार्ड वर्क प्लस दूसरा है एक अच्छी प्लानिंग या स्ट्रेटजी कह सकते हैं, और इन दोनों को अगर ऐड करें तो स्मार्ट वर्क कहा जा सकता है। और उसके अलावा जो टाइम टेकिंग होता है, जैसे आपको ही पता है कि सिविल सर्विसेज जब प्रिपरेशन हम करते हैं तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो एक उसमें पेशेंस या परसिवरेंस होना जरूरी है। काफी एक अप्रोच जो यूपीएससी के लिए डिमांड है कि कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट अप्रोच। इसके सिवा एक गांव का बच्चा, जैसे सुधीर कुमार खुद ही एक गांव से बिलोंग करते हैं, ऐसे ही हर गांव के बच्चे में एक क्वेश्चन होता है कि यूपीएससी हमसे ना हो पाएगा, बड़ा कठिन है यूपीएससी, सिविल सर्विस तो बड़ी दूर की चिड़िया है। हमें छोटे छोटे एग्जामिनेशन जैसे एसएससी हुआ, बिहार ये रेलवे का हुआ या वन डे एग्जामिनेशन हुआ, उसी पे फोकस करें, वही हमारे लिए सफिशिएंट है। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या कोई गांव का या छोटे कस्बे का जो जैसे कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, गोपालगंज, मोतिहारी या इनके आसपास के गांव में रहता है, क्या वो सपना न देखे सिविल सर्विसेज का या आईएएस पीसीएस बनने का? नहीं सर, इसको मैं एक खुद की स्टोरी से कोलैबोरेट करना चाहूँगा। जब मैं प्रिपरेशन 10th की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे तरफ से आईआईटीएंस लगभग ना के बराबर थे। हमारे यहाँ यही होता था कि यार कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ले लो, ट्राई तो करते थे, बट तो यही एक माहौल बना हुआ था कि भाई हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स आईआईटी नहीं कर सकते। बट मैंने हिम्मत करा, बहुत पहले भी लोगों ने किया था और मैं कोटा गया। बट जैसे जैसे मैंने उसमें पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि जितना एक हवा कहते हैं सब, जितना बनाकर लोगों ने रख रखा है इतना डिफिकल्ट नहीं है। जब तक हम प्लेइंग फील्ड में उतरेंगे नहीं, उसके बारे में जानेंगे नहीं, उसमें टाइम नहीं देंगे और अपना एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम ये नहीं कह सकते स्टार्टिंग में कि ये हमसे होगा या फिर नहीं होगा। और सिविल सर्विसेज की अगर बात करें तो मुझे लगता है ये एक ऐसा एग्जाम है पर्टिकुलर जिसमें कि पहले से जो आपका ब्रेन है या पहले आपने कितनी मेहनत की है ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब एक बार फील्ड में आ गए उसके बाद आप कैसा परफॉर्म करते हैं, कितना अपना पेशेंस लेवल को मेंटेन करते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी सिविल सर्विसेज में कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट सपना देख सकता है कि मैं सिविल सर्विसेज कर सकूं। तो ऐसे एक कहावत भी है, एक बहुत ही अच्छा पोयम भी है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत ही वो है कि चींटी जब स्टार्ट करती है दीवार पे चढ़ती है, गिरती है, सैकड़ों बार गिरती है, फिर चढ़ती है। लेकिन ये नहीं मायने रखता है कि आप गांव से हैं, दिल्ली के शहर से हैं। सबसे बड़ा बात जो है, जैसे आपने बताया कि जो हवा बनाया गया है उससे बाहर आके स्टूडेंट खुद ट्राई करे, खुद सिलेबस देखे और एफर्ट मारे तो कुछ भी पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे वैसे भी यूपीएससी का सिलेबस अगर आप तैयार कर लेते हैं तो एसएससी और जो ये वनडे एग्जामिनेशन है वो आ ही जाता है। मैक्सिमम चीजें जीएस कॉमन है तो वो हो सकता है। हाँ, उससे लगभग जीएस कवर अप हो जाता है। आपने अगर अच्छी प्रिपरेशन की तो मैथ्स, क्योंकि सीसेट का जो पेपर है उससे मैथ्स और रीजनिंग भी कवर हो जाता है। और अगर आपने अच्छा आंसर्स लिखे हैं और बुक्स पढ़े, क्योंकि सर मुझे लगता है इंग्लिश के लिए, जैसे आप वनडे एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं कि इंग्लिश के प्रीपोजिशन में ये ट्रिक है, बट मुझे लगता है, क्योंकि मैंने उसकी भी तैयारी की है थोड़े टाइम के लिए, तो मुझे लगता है कि जब आप बुक रीड करने की आदत डालते हैं ना तो वो आपको ट्रिक याद नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली चारों ऑप्शन देखकर पता चल जाता है कि ये मोस्ट सुटेबल है। तो उससे ये चारों सब्जेक्ट्स जो हमारे जीएस के हैं वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। तो यूपीएससी अगर सिलेबस आप कवर करते हैं तो ऑलरेडी आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस की, और जो वनडे एग्जामिनेशन है ऑलरेडी आपकी प्रिपरेशन चल रही है। एक एस्पिरेंट जब स्टार्ट करता है, जब सोचता है कि यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया जाए, तो उसको स्टार्ट करने के लिए क्या पहला स्टेप ले, बड़ा दुविधा होती है कि, और दूसरी दुविधा होती है कि कब से स्टार्ट करें, क्लास 12 के बाद से स्टार्ट करें या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तब स्टार्ट करें।
सर ये अगर किसी ने पहले ही ये मन बना रखा है कि मुझे यूपीएससी देनी है, तो जो सबसे अच्छा टाइम होता है स्टार्ट करने का वो कॉलेज के साथ ही रहता है कि आप ग्रेजुएशन में गए और आपने स्टार्ट कर दिया, मीन्स 12th के बाद से, तो वो सबसे बेस्ट पीरियड है। और अगर कैसे स्टार्ट करें तो बेसिकली ज्यादातर लोगों को पता होता है कि कैसे स्टार्ट करें, कि हमें एनसीईआरटी से शुरू करना है और 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है। बट इसमें अगर प्रॉपर गाइडेंस रहे तो बहुत चीजों को हम कट शॉर्ट कर सकते हैं। जो 12th की एनसीईआरटी से है उसमें सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर ज्योग्राफी की बात करें तो जो, या फिर हिस्ट्री की बात करते हैं, पहले हिस्ट्री से शुरू करते हैं कि जो 6th में वो 8th में है, फिर वो 10th में रिपीट होता है। तो अगर हम सीधे 11 12 की बुक हिस्ट्री की पढ़ ले, और खासकर जो पुरानी वाली है, तो एक तो फ्लो बहुत अच्छा है एनसीईआरटी की, जो हिस्ट्री है पुरानी वाली, तो वहां से वो डायरेक्टली कवर हो जाएगा। तो मुझे पूरा बैक से जाने की जरूरत नहीं है, 11 12 हिस्ट्री से काम हो जाएगा। उसी तरीके से बात करें अगर पॉलिटी की, तो पता नहीं बहुत लोग बोलते हैं लक्ष्मीकांत, बट क्योंकि मेंस और साथ इंटीग्रेटेड अप्रोच अगर हम यूज करें तो 2 11th की एनसीईआरटी बहुत अच्छी है। पॉलिटी की 2 एनसीईआरटी 11th की वो बहुत अच्छी है। एक मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है शायद, और अभी तो मैं दूसरे का नाम भूल रहा हूँ, बट वो दोनों बहुत अच्छी है, तो वो भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ज्योग्राफी है जो कि मस्ट रीड बुक है एनसीईआरटी की, और खास करके जो क्लास 11th की बुक है ज्योग्राफी की, फिजिकल इंडिया और फिजिकल वर्ल्ड का, अगर उसको हम मैप के साथ करें तो ये मस्ट रीड बुक है। ये 3 बुक्स जो कि हमें पढ़नी चाहिए स्टार्ट करने के लिए। बाकी एक और स्टैंडर्ड बुक से जो हम यूज करते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए स्टैंडर्ड बुक, तो वो तो यूज करना ही है। ठीक है, तो जो पहला स्टेप स्टूडेंट का होगा वो होगा कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, और एनसीईआरटी में आप स्टार्ट कीजिए हिस्ट्री से, और हिस्ट्री का ओल्ड एनसीईआरटी आप एंशिएंट एंड मेडिएवल के लिए, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्लास 12 का जो एनसीईआरटी है 3 बुक्स आते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए बहुत सिंपल है, ज्योग्राफी में 11th का 2 बुक जैसा इन्होंने एक्सप्लेन किया, 2 बुक और जो क्लास 12 का भी ऐड कर सकते हैं, जो आपका मेंस का सप्लीमेंट करेगा। उसके साथ अगर स्टूडेंट स्टैंडर्ड बुक की बात करता है तो ज्योग्राफी में जीसी लियोंग जा सकते हैं, ये डन है। इतना अगर आपका है तो ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री में जैसे हमने कहा स्टैंडर्ड बुक उसमें भी ऐड हम कर सकते हैं, जैसे कि सब विपिन चंद्रा भी पढ़ते हैं, इंडिया आफ्टर पार्टीशन पढ़ते हैं, तो एक स्टैंडर्ड बुक ऐड कर सकते हैं, या फिर एक और है स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है वो ऐड कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड बुक तो ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको हमें और अगर एक स्टैंडर्ड बुक की करें तो विपिन चंद्र सफिशिएंट होगा, क्योंकि मेंस के लिए भी प्रीलिम्स के लिए। हाँ, मुझे लगता है कि वो यूज कर सकते हैं, या फिर एक शेखर बंदोपाध्याय की बुक आती है इंडिया आफ्टर पार्टीशन है शायद, तो वो मुझे लगता है कि मेंस के लिए, हाँ पलासी टू पार्टीशन, वो मेंस के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, तो अगर हिस्ट्री का हम करें तो एक तो हो गया ओल्ड एनसीईआरटी एंड क्लास 12 की एनसीईआरटी, और साथ साथ स्टूडेंट या तो विपिन चंद्र में 2 बुक है, एक क्लास 12 का एनसीईआरटी वाला, और दूसरा बुक इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, वो वाली बुक आप कर सकते हैं। नहीं तो शेखर बंदोपाध्याय का प्लासी टू पार्टीशन आप वो कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ दोनों में से एक करना है, और उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। फिर आता है आपका इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में जो मैंने किया था, पहले तो बेसिक जितने भी टर्म्स थे वो मैंने गूगल किया था, और उसको मैंने पहले पढ़ा कि वो होते क्या है। उसके बाद मैंने डायरेक्टली एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो किया था, जिसमें मैंने नितिन सिंघानिया की थी, वो नई बुक आई थी उस टाइम पे पहली बार नितिन सिंघानिया की, तो मैंने वो फॉलो किया था। तो एक स्टैंडर्ड बुक विथ डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स। ठीक है, तो क्लास 12 की बात करें और इकोनॉमिक्स की बात करें तो वहां पे हमें इस जो बेसिक्स बुक्स में क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स हो सकता है, और क्लास 11 का इंडियन इकोनॉमी हो सकती है, और साथ साथ आप एक स्टैंडर्ड बुक जैसे कि नितिन सिंघानिया हुआ आप वो फॉलो कर सकते हैं। और आपको 2 मटेरियल और सप्लीमेंट करने होंगे, दैट विल बी द इंडियन बजट, यूनियन गवर्नमेंट की बजट और इकोनॉमिक सर्वे है, वो एकदम आपका क्लियर कट इकोनॉमिक्स में एक और तीसरा भी इंपॉर्टेंट है सर, मुझे लगता है एक करंट अफेयर के साथ इकोनॉमिक्स को कनेक्ट करना। तो करंट अफेयर्स तो हर चीज में आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स हो, इन्वायरमेंट हो, आपका इंटरनेशनल रिलेशन हो, तो ये तो सप्लीमेंट चलेगा। लेकिन 3 जो ये हम मटेरियल डिस्कस कर रहे हैं वो सेंट्रल पॉइंट रहेगा, यही होगा। ओके, अब जैसे आप आ रहे थे करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स का वेटेज कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। अभी 22 दिसंबर को यूपी पीसीएस का एग्जाम था और फ्लड था करंट अफेयर्स से, लोगों को शॉक किया गया था। तो करंट अफेयर्स को कैसे स्टूडेंट मैनेज करें? सर करंट अफेयर में लोग थोड़ा शॉर्टकट तो ढूंढते ही हैं, बट मेजर जो करंट अफेयर का मेन सोर्स होना चाहिए वो न्यूज़पेपर होना चाहिए। इधर आप न्यूज़पेपर को खुद पढ़े और उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बाहर निकालें, या फिर अगर कोई अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर ये करके दे रही है तो हम वो, क्योंकि जब मेहनत कर ही रहे तो हम क्यों मेहनत करें उसी चीज को दोबारा। तो हम ये कर सकते हैं कि उनके मेहनत को बहुत करें तो 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर हम उठा ले कि वो कौन कौन से टॉपिक दे रहे हैं, बट
ये डेली बेसिस पे होना चाहिए। ये मंथली मैगजीन से काम अब नहीं चल रहा है, तो डेली बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है और खास करके वो न्यूज जो 3-4 दिन से कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूज़पेपर मस्ट है, मतलब आपको कोई भी एक न्यूज़पेपर, स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में जैसे या तो इंडियन एक्सप्रेस हो गया या द हिंदू हो गया, आप उसको थर्वली पढ़िए। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जैसे कि हम पेट्रियोटिक आईएएस से भी प्रोवाइड करते हैं डेली करंट अफेयर्स का प्रॉपर कंपाइलेशन, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो 3-4 घंटे का टाइम हो वो कट शॉर्ट होके 1 घंटे 1.5 घंटे में बदल जाए। बाकी का 2 घंटा आप अपने जीएस पेपर पे आप उसको डेडिकेट कीजिए, डिवोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आपको से पूछना चाहेंगे कि स्टूडेंट को जब ऑप्शनल की बात आती है तो वो सेलेक्ट करने में काफी उसको चैलेंजिंग सा महसूस होता है, तो उसका क्या फार्मूला होना चाहिए? सर, इसमें बहुत चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहला जो है वो है इंटरेस्ट, कि आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। और दूसरा जो होना चाहिए कि आपका ग्रेजुएशन से कहीं लिंकअप हो, इधर या तो आपका लिंकअप ग्रेजुएशन से हो तो वो आपको बेनिफिट करेगा, क्योंकि कुछ पोर्शन ऑफ सिलेबस आप वहां से कवर करके आते हैं। या फिर जब आप उस ऑप्शनल को पढ़े तो अभी जो आप एग्जाम देने वाले हैं, जैसे आपने हिस्ट्री ऑप्शनल रखा तो आपका जो हिस्ट्री वाला पोर्शन होगा GS1 में वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो या तो उनका बैकवर्ड लिंकेज हो या फिर फॉरवर्ड लिंकेज हो, तो एक ये हो सकता है। और तीसरा कॉस्ट बेनिफिट, कि उनके स्कोरिंग किस तरह के हैं। अगर बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये स्केलिंग फैक्टर एक यूज होता है, तो हम ऑप्शनल को उसी हिसाब से अपना रख सकते हैं। तो हम प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। जब भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करने जाएं तो पहली बात कि आप 1-2 महीना जीएस पढ़ें और जीएस में देखें कि क्या इंटरेस्ट है। तो पहला आपका इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि कहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। दूसरा आपका होना चाहिए कि ग्रेजुएशन आपका किस सब्जेक्ट से है, अगर उसको आप इंटरेस्ट में इंक्लूड करते हैं तो बेस्ट होगा। तीसरा होगा कि मटेरियल कहाँ पे अवेलेबल है, जो बेस्ट मटेरियल जिस टॉपिक का है उससे आपकी प्रिपरेशन स्मूथ हो जाएगी। और जो लास्ट फैक्टर होगा कि स्कोरिंग कौन सा है, कहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट है, कहाँ पे आप कम पढ़ के ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। आपको ये 4 प्रायोरिटी लिख के और डिसाइड करना होगा कि प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू 3 स्टेज का एग्जामिनेशन है, यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो या यूपीएससी हो। तो कुछ स्टूडेंट को लगता है कि सेपरेटली हमें करना है, प्रीलिम्स अलग, मेंस अलग, इंटरव्यू अलग। कुछ को लगता है कि ओवरलैप करके करना है। क्या आपका राय है? सर, इसमें मेरी राय ये है, क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से यहाँ शेयर करूंगा कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर इंटरव्यू की बात करें तो मैंने जब पहली बार यूपीएससी की इंटरव्यू दी थी तो मेरे 138 मार्क्स थे, क्योंकि मैंने वही फंडा अपनाया था, प्रीलिम्स पहले, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू वाला। दूसरी बार मैंने ये फंडा अपनाया कि अब मेरा इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगा, कि जब भी मैं क्वेश्चन को देखूंगा मैं एक तो उसको सोचूंगा कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मेंस में कैसा हो सकता है, और तीसरा एज अ ब्यूरोक्रेट, मैंने स्टूडेंट लाइफ में ही अपने आप को ब्यूरोक्रेट मान लिया था कि मैं तो बनने वाला हूँ। तो उस तरीके से अगर हम इंटीग्रेटेड अप्रोच रखें कि किसी भी टॉपिक पे प्रीलिम्स के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंस का क्वेश्चन कैसा आ सकता है, और एज एन ब्यूरोक्रेट आप उसको कैसे आंसर कर सकते हैं, तो ये डायमेंशंस ओपन होंगे ज्यादा ब्रॉड और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। और दूसरे मेरे 180 मार्क्स आए भी इंटरव्यू में, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच बहुत दूर हद तक फायदा करता है। ओके, सो ओवरऑल हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच ही रखना है। फिर आता है स्टूडेंट के जहन में कि जब हम तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कैसे यूज किया जाए और टेस्ट सीरीज कब लगाया जाए, तो इसका क्या रोल है? सबसे पहले प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है एटलीस्ट मिनिमम 6-7 साल पहले से हमें स्टार्ट करना चाहिए, और बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर यूपीएससी की बात करें तो उन्होंने 2013 में अपना सिलेबस चेंज किया है, तो उससे पहले के क्वेश्चंस को करना हमारे लिए कोई बेनिफिशियल बहुत ज्यादा नहीं है। तो हमें उसके बाद से जो भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसको करना है। और हम ये देख रहे हैं कि बहुत बार रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं, या फिर थीम बहुत मैच्ड आता है, या फिर वो एस्से का हो, या फिर जीएस पेपर्स का हो, या फिर एथिक्स का हो। तो प्रीवियस ईयर तो ऐसे कहते हैं भगवान है, रामबाण जिसको कहते हैं, वो सबसे मेन सोर्स ही प्रीवियस ईयर है। और दूसरी बात आपने कही कि टेस्ट सीरीज मेंस की कब स्टार्ट करें, तो मुझे लगता है कि पहले तो 2 रीडिंग बुक्स की गो थ्रू हो जानी चाहिए। उसके बाद पहले प्रीवियस ईयर खुद से क्वेश्चन देखें मेंस का, उसका ट्राई करें आंसर लिखने का। नहीं हो पा रहा है तो किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो मॉडल आंसर्स देते हैं उनको पढ़कर फिर उसको लिखने का ट्राई करें। जब ऐसे हर एक सब्जेक्ट में आपने 50-60 क्वेश्चंस लिख लिए हैं, फिर आप एक स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज यूज कर सकते हैं। मतलब कि आंसर राइटिंग ऐसा नहीं कि जब प्रिपरेशन हो जाए तब आंसर राइटिंग करना नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। टेस्ट सीरीज लास्ट में आना चाहिए। जो प्रोसेस है तैयारी का वो आपका आंसर राइटिंग ही है।
यस कुछ स्टूडेंट को ये लगता है कि पहले तैयारी कर लें और तब आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, तो ये एक तरीके से हमें रॉन्ग डायरेक्शन में ले नहीं तो जाता है। वैसे तभी होता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने 4-4 5-5 पीटी तो निकाला, प्रीलिम्स निकाला, बट मेंस में फिर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि इनका अप्रोच सेपरेट अप्रोच है, तो इंटीग्रेट करके ही चलना तो पड़ेगा। स्टूडेंट को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि जो आंसर राइटिंग है, दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, नॉट इट्स रोल विल नॉट कम आफ्टर द प्रिपरेशन। तो हमें साथ साथ करना है। आजकल सीसैट ने बहुत झटका दिया है, खासकर यूपीएससी में लोगों ने देखा कि सीसैट का पेपर बहुत लेंदी है। तो सीसैट को कैसे, खासकर ह्यूमैनिटी वाले लोग बहुत डरते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सर पहली बात तो कि सीसेट में हमें 80 क्वेश्चंस में 27 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, तो उसके लिए जो अप्रोच यूज करना चाहिए कि इंग्लिश का जो कॉम्प्रिहेंशन आता है, अगर ह्यूमैनिटी है तो इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक होगी, बुक्स रीडिंग करने की आदत है, हमने न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो उसमें अगर हमने 27 में 17-18 क्वेश्चंस कर लिए, तो हमें जो क्वेश्चंस करने मैक्सिमम 12 to 13 करेक्ट क्वेश्चंस मैथ्स में करने हैं और रीजनिंग में। तो हम ये कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है उनको 6-7 ईयर्स के उनको प्रैक्टिस करें और वेरिएबल चेंज करके हम उसको सॉल्व कर पाए, ऐसा बन जाए। और अगर आपको तभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक कोई भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जो कि सीसेट की तैयारी करवा दे, और उसमें बहुत डिफिकल्ट चीजों को नहीं पढ़ना है, जो बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि हर पेपर में 27-28 मैथ्स के क्वेश्चन रहते हैं, इसमें 10 क्वेश्चन तो इजी रहता है, फिर 25-26 रीजनिंग के रहते हैं, उसमें भी 10 क्वेश्चन इजी रहते हैं। तो हमें उन 10 जो इजी क्वेश्चन है उनको पिक करके और उनको सॉल्व करके और टोटल एटलीस्ट 45 to 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके और 27 करेक्ट करने का सोचना चाहिए। तो ओवरऑल जो सीसैट है उसमें स्ट्रेटेजी मायने रखता है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन, अगर आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं तो आप पहले कॉम्प्रिहेंशन कर लीजिए, फिर रीजनिंग कर लीजिए और बाद में आप 6-7 क्वेश्चन मैथ्स के कर लीजिए, यही आप यहाँ पे कहना चाहते हैं। और मैथ नहीं आता है तो आप उसका कोचिंग कर लीजिए। तो ह्यूमैनिटी वालों को डरने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेटेजी आप बनाइए। नेक्स्ट जो हमारे जहन में आता है कि यूपीएससी या किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए? कुछ लोग तो जैसा आप बोल लेते हैं हवा बनाए हैं कि नहीं पढ़ के भी हो सकता है, कोई कोई कहता है कि बहुत पढ़ना पड़ता है, तो क्या एग्जैक्ट स्टैंड है यहाँ पे? सर ऐसे हर दिन का तो डिसाइड नहीं कर सकते, बट अगर ऑन एन एवरेज कंटिन्यूअस अगर आपने 7 to 8 आवर्स अगर पढ़ाई की है तो मुझे लगता है कि वो सफिशियंट है यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आप क्लासेस करते हैं तो 4-5 घंटे की क्लास रहती है, तो उसके अलावा अगर 4 से 5 घंटे और अगर आप पढ़ पाते हैं तो वो सफिशियंट होता है यूपीएससी की तैयारी के लिए। बट कंटिन्यूटी बहुत इसमें मेंटेन करता है कि आपको हमेशा वो जो 4-5 घंटे का स्लॉट है क्लास के बाद या फिर 7 to 8 आवर जब सेल्फ स्टडी करते हैं उसमें आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ेगा। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, आपने 7-8 आवर्स कहा, तो 7-8 आवर्स तो इफेक्टिव होना चाहिए ना। जब स्टूडेंट 10-11 घंटे बैठेगा तब वो 7-8 आवर्स आएगा। नहीं, वो इफेक्टिव 7-8 आवर्स की बात हो रही है। जैसे आप अगर घर पे पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें 12 घंटे देने पड़ेंगे अगर 8 आवर्स इफेक्टिव लाना है। लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो 10 आवर्स में हमारा इफेक्टिव 8 आवर्स आ जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ पर है, ये इफेक्टिव की ही बात हो रही है 8 आवर्स। तो स्टूडेंट इसका ध्यान दे कि इफेक्टिवनेस की बात आ रही है, ये नहीं कि आप 8 घंटा चेयर पे बैठे और आपने कहा 8 घंटे पढ़े। जब आप 10-12 घंटे बैठेंगे टेबल पे तो वो 8 आवर्स में काउंट होगा। और उस 8 आवर्स में भी हर टाइम पढ़ते नहीं जाना है। स्टार्टिंग में आप रीड कर सकते हैं, बट उस 8 आवर्स को भी बाइफरकेट करना है कि मैंने 6 आवर पढ़ना है, 1 आवर रिवीजन करना है, लास्ट में 2 आंसर्स भी लिखने हैं उस 1 घंटे में। तो उसको भी बाइफरकेट करके अपनी तरफ से तैयारी करनी है प्रॉपर तरीके से। अब आता है कि जो लोग जॉब करते हैं, जैसे कुछ लोग टीचर हैं, उनको भी लगता है कि यूपीएससी दे दें। कुछ लोग ऑलरेडी बी ग्रेड सी ग्रेड वाले जॉब में हैं, तो वो भी लगता है कि हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। तो उनकी प्रिपरेशन किस तरीके से एक डायरेक्शन में होनी चाहिए? नहीं तो अब ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो पहले से जॉब कर रहे हैं उनके लिए गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसे के जब बोलते हैं कि क्लासेस कोई भी इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि जॉब के साथ कर रहे हैं उनके लिए ये इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। तो खुद से सब चीज को एनालाइज करके और एक स्ट्रेटेजी बनाने से अच्छा है कि कोई क्लासेज अगर आपको प्रॉपर गाइड करे तो ज्यादा बेटर है। तो आप जॉब के अलावा या फिर जॉब के जब जॉब करते टाइम आपको टाइम मिले तो आप क्लासेस ले लीजिए, ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं, वो करके और घर पे आने के बाद 3 से 4 घंटे फिर सेल्फ स्टडी करके प्रिपरेशन की जा सकती है। और जॉब वालों के लिए तो एक चीज और अच्छी बात है कि उनके पास कॉन्फिडेंस रहता है। जो डिप्रेशन वाला है कि कुछ नहीं है वो वाला हट जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन होता है। दूसरी चीज होती है कि जो जॉब में वो डेविएट नहीं होगा, उसको तो बहुत एक क्लियर कट है कि यही पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। तो वहां पे थोड़ी सी क्लियरिटी और इफेक्टिवनेस, और उनके पास प्रेशर भी कम रहता है कि नहीं हुआ तो एक जॉब तो है ये, तो और कम प्रेशर पे हम ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं, ये भी देखा गया है।
एग्जैक्टली एक चीज हम लोग आजकल देख रहे हैं कि लाइब्रेरी कल्चर चल गया है, तो क्या लाइब्रेरी एकदम जरूरी है या लाइब्रेरी किसके लिए जरूरी है? देखिए, अगर घर में माहौल है अच्छा, अगर आप घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप अगर कहीं हॉस्टल लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर वहां पे माहौल है कि हम कितने आवर्स में 8, जो अभी हमने पहले डिस्कशन किया, कितने घंटे में हम 8 आवर्स का इफेक्टिव स्टडी निकाल पाते हैं, अगर वैसा इन्वायरमेंट नहीं है तो फिर लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके घर में या फिर जहां आप रह रहे हैं वहां पर अगर इन्वायरमेंट है कि आप 10 आवर्स में 8 आवर्स को आप निकाल पा रहे हैं तो लाइब्रेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो डिपेंड करेगा कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा जहां हम रह रहे हैं। एक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, स्टूडेंट के लिए भी है और वो पेरेंट्स और गार्जियन के लिए भी है कि क्या दिल्ली जाना जरूरी है क्या यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के लिए या आईएएस पीसीएस बनने के लिए? मुझे तो इसमें मेरा बहुत बड़ा ना आंसर होगा कि जरूरी है, क्योंकि मैं भी दिल्ली में रहा हूँ बट मैंने कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं करी। तो अगर मैं घर पे भी रह के प्रिपेयर करता तो मैं कर सकता था, और जो भी डाउट्स होंगे और उसे मैं क्यों ना ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसके माध्यम से सॉल्व कर लूं, या फिर अगर कोई लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल है तो हम उनका भी यूज कर सकते हैं। और मुझे तो लगता है कि जो छोटी इंस्टीट्यूट होती है वो 1-to-1 ज्यादा अच्छा मेंटर कर सकती है स्टूडेंट को एज कम्पेयर टू जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो दिल्ली के लिए तो मेरा प्रेफरेंस ना की तरफ होगा। यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस है, हम पेट्रियोटिक आईएएस स्टार्ट किए गोरखपुर में, तो लोगों का ट्रस्ट नहीं रहता है कि ये उस तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। दिल्ली में भी ही डिलीवरी है, तो ऐसे में क्या मैसेज आपका जाता है? देखिए सर, ट्रस्ट बनाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। ऐसे हमने किसी चीज को स्टार्ट किया और इतनी जल्दी ट्रस्ट तो बनता नहीं है। बट दिल्ली जाकर भी हो जाए, हम एक रेशियो भी देखना पड़ेगा कि मींस कितने स्टूडेंट दिल्ली में प्रिपेयर कर रहे हैं और कितनों का रिजल्ट हो रहा है। और छोटे इंस्टीट्यूट का जैसे मैंने बताया कुछ 1-to-1 इंटरेक्शन की वो छोटे इंस्टीट्यूट्स में ज्यादा बेहतर हो सकती है। और अगर हमारे थोड़े लोकल टीचर्स होंगे तो हम उनसे फ्रीली और कॉन्फिडेंस के साथ बात भी कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये बेनिफिट तो है, बट ट्रस्ट आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। ये तो है। एक चीज और है कि आप इंटरव्यू 2 बार दिए यूपीएससी का, एक बार 2022 में फिर 2023 में, और उसमें एक लंबा छलांग लगाया। 138 से 181 पे आप गए। 2022 वाले में आपको 138 मिला, 2023 वाले में आपको 181 मिला। काफी एक अच्छा स्कोर माना जाता है। इतना डिफरेंस एक साल में कैसे क्रिएट किया आपने? वही जो मैंने इससे पहले भी कहा था कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच। हम क्या सोचते हैं कि अभी जब हम तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस की, तो सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस ही देखना है और हम राइटिंग और रीडिंग पे ध्यान देते हैं। जो स्पीकिंग होता है हमारे थर्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, उसको हम भूल जाते हैं। तो अगली बार जब मैंने तैयारी करा तो एक तो जॉब का एक्सपीरियंस था, और दूसरा ये था कि जब भी मैंने कोई भी चीज मुझे दिखती थी क्वेश्चन, तो मैं उसको एज अ ब्यूरोक्रेट क्या सॉल्यूशंस हो सकते थे वो मैंने पहले ही सोचना स्टार्ट कर दिया था। तो ये अप्रोच बहुत अच्छा काम आया। और लास्ट के 1 मंथ जो थे, जब मेरा इंटरव्यू था, तब मैंने नॉर्मल जो लोग होते हैं रैंडम लोग, उनसे बात करना बंद कर दिया। कोई मुझसे नाम भी पूछता था तो मैं ऐसे बोलता था कि मेरा नाम सुधीर कुमार है। मीन्स एक प्रोफेशनल टाइप से, एक जो कह सकते हैं कि जो प्रोफेशनलिज्म होती है वो मैंने पूरे अपने पर्सनालिटी में लाने के लिए ट्राई किया, और इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। मतलब प्रिपरेशन में ये है कि पहले दिन से आप प्रोफेशनल बन जाइए, वो इंटरव्यू भी आपके ध्यान में होना चाहिए। एक जाते जाते लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा कि स्टूडेंट के लिए एक रामबाण आपको देना हो कि वो फॉलो करे ड्यूरिंग द ऑल टाइम ऑफ प्रिपरेशन, वो क्या होगा? हार्ड वर्क विद अ बेटर प्लान। Okay, so it will be the hard work and with the better planning. That it will be the overall strategy of a student. वही रामबाण है। यहीं पे हम अपना इंटरव्यू ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।